हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं आधुनिक भारत आपको पढ़ा रहा था और ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमने डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन 1707 से लेकर 1857 तक कैसे कैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ वही आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल मुग़ल साम्राज्य कहाँ तक था और कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 1526 से लेकर 1707 तक मुग़ल साम्राज्य में सब कुछ अच्छे से चलता रहा। और आपको पता है 1526 से लेकर 1707 में मुग़ल साम्राज्य में कई सारे शासक बने, जैसे बाबर, हिमायूं। इसके अलावा बीच में आया था शेरशाह सूरी, ये सूरी वंश का था, शेरशाह सूरी। इसके अलावा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब का नंबर आता है। तो बच्चों, ये हमने आपको बताया कि 1526 से लेकर 1707 तक इन सभी शासकों ने शासन किया। तब तक मुग़ल साम्राज्य बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई सन 1707 में, उसके बाद से मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया। तो इसके कारण क्या थे, मुग़ल साम्राज्य का पतन होने का कारण क्या था, वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इनके पतन का कारण क्या था, मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो इसके कई सारे कारण थे। सबसे पहला, अगर पहले कारण की बात करें तो उत्तराधिकारी का अयोग्य होना इसका सबसे बड़ा रीज़न था। उत्तराधिकारी का अयोग्य होना इसका सबसे बड़ा रीज़न था। इसके अलावा दूसरा रीजन की अगर बात करें तो दूसरे रीजन में उत्तर भारत में सिख संप्रदाय का उदय भी इसका एक रीजन था। इसके अलावा तीसरे अगर रीजन की बात करें तो दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का उदय, मराठा संप्रदाय का उदय भी इसका एक रीजन था। या दक्षिण भारत में आप ये बोल सकते हैं कि मराठाओं का उदय भी एक इसका रीजन था। इसके अलावा आपको हमने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में यूरोपियों का आगमन भी इसका एक रीजन था। इसके अलावा अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो सैनिक आदक्षता भी इसका एक रीजन रहा था। तो बच्चे, ये सब रीजन थे जिसके बाद औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, कैसे कैसे पतन हुआ, अब उन पर डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें सन 1707 में, अगर 1707 की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मुग़ल साम्राज्य में कुल मिला के 21 सूबा हुआ करते थे। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई थी तो उस समय 21 सूबा, और सूबे को ही
मुगल साम्राज्य में प्रांत कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, तो उस समय 21 सूबा या प्रांत हुआ करता था। और अगर हम बात करें आगे, तो अगर हम बात करें उत्तर भारत में कितने प्रांत थे, और बात करें अगर कि दक्षिण भारत में कितने प्रांत थे, तो बच्चों उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में 14 प्रांत हुआ करते थे या 14 सूबा हुआ करते थे। दक्षिण भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत में 6 सूबे हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में एक सूबा हुआ करता था जिसका नाम था काबुल। तो कुल मिला के 21 सूबा हुआ करते थे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी आप आगे देखेंगे कि ये जो सूबा है, जो प्रांत है, इनकी संख्या लगातार घट रही होगी, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य था उत्तराधिकारी इसके सही नहीं थे, इसीलिए इसका जो सूबे की संख्या लगातार घट जाएगी। चलिए, तो ये इतने सूबे हुआ करते थे। उसके बाद आगे देखिएगा, अगर हम बात करें औरंगजेब, तो औरंगजेब के 5 पुत्र हुआ करते थे। औरंगजेब के 5 पुत्र हुआ करते थे। 5 में से 3 पुत्र ही इनकी जीवित अवस्था में था। औरंगजेब के 5 पुत्रों में से ही 3 पुत्र इनकी जीवित अवस्था में था, जिसका नाम, अगर तीनों पुत्र की बात करें तो सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था मुअज्जम, सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था मुअज्जम, दूसरा पुत्र जिसका नाम था आजम, और तीसरा जिसका नाम था कामबख्श। तो बच्चों, औरंगजेब के 3 जीवित अवस्था में पुत्र थे जिनका नाम था मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तीनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में। तो बच्चों, हमने आपको ये बताया कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर जो भी जीवित इनके पुत्र थे उनके बीच में युद्ध होता है, और 1707 में ही मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध होता है जिसे जजाओ का युद्ध कहा जाता है। मुअज्जम और आजम के बीच में एक युद्ध होता है जिसे जजाओ का युद्ध कहा जाता है, और ये 1707 में होता है। 1707 में जजाओ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित किया और इसकी हत्या कर दिया। जजाओ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम की हत्या कर दिया। उसके बाद आगे चलकर मुअज्जम ने कामबख्श की भी हत्या कर दिया। यानी मुअज्जम ने अपने भाई आजम की और कामबख्श की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठा। तो अब आपको पढ़ना है मुअज्जम के बारे में, जो गद्दी पर बैठ गया है। अब इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है मुअज्जम के बारे में पढ़ना है। मुअज्जम, तो बच्चों इसका कई सारा नाम है। इसका नाम शाह आलम प्रथम भी है, शाह आलम प्रथम के नाम से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसका एक तीसरा नाम भी है बूढ़ा बादशाह। बूढ़ा बादशाह, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा था तो इस समय इसकी उम्र 65 वर्ष हुआ करती थी। चलिए, तो इसमें हम अगर आपको बताएं, मुअज्जम की याददाश्त, इसकी जो याददाश्त थी, इसकी याददाश्त कमज़ोर थी। इसकी याददाश्त कमज़ोर होने के कारण इसका एक और नाम भी था जिसे इसको शाह बेखबर कहा जाता था। इसकी याददाश्त कमज़ोर होने के कारण इसे शाह बेखबर भी कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, शाह आलम प्रथम बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता था, शाह बेखबर भी इसी को कहा जाता था। और इसने, अगर हम आगे बात करें तो इसने ही आपको पता होगा, जब औरंगजेब बादशाह बना था तो इसने
1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या कर दिया था और इसके अलावा साहू जी को कैद कर लिया था। और 1689 से लेकर साहू जी मुगलों की कैद में था। तो 1689 से लेकर 1707 में जो साहू जी था वो मुगलों की कैद में था। और जैसे ही ये मुअज्जम यानी शाह आलम प्रथम या बूढ़ा बादशाह या साहेब खबर या मुअज्जम गद्दी पर बैठा 1707 ईस्वी में, इसने साहू जी को रिहा कर दिया। साहू जी को रिहा कर दिया। साहू जी को रिहा कर दिया। अब ये साहू जी कौन था? तो आपको पता ही होगा, जो शिवाजी थे, शिवाजी के दो पुत्र हुआ करते थे उस समय। एक संभाजी हुआ करते थे और दूसरे राजा राम हुआ करते थे। और जो संभाजी का जो पुत्र था उसी का नाम हुआ करता था साहू जी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इन्हीं का यानी शिवाजी का पोता ही हुआ करता था साहू जी, और ये मुगलों की कैद में था। औरंगजेब के द्वारा ये कैद किया गया था। और 1707 में जब मुअज्जम ये शासक बनता है तो इसको रिहा कर दिया जाता है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा देखिएगा, इसके अलावा अगर तीसरे की बात करें तो बंदा सिंह बहादुर का नाम आप लोग जानते होंगे। तो बंदा सिंह बहादुर के साथ युद्ध करते समय ये घायल हुआ और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। तो बंदा सिंह बहादुर के साथ एक अभियान में इसकी मृत्यु हो गई। बंदा सिंह बहादुर कौन था? सभी आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं बंदा सिंह बहादुर कौन था। तो बंदा सिंह बहादुर तक पहुंचने के लिए आपको सिख संप्रदाय में जाना पड़ेगा। सिख संप्रदाय, और आपको पता होगा कि कुल मिला के 10 सिख गुरु हुआ करते थे। उनका अगर हम क्रम देखें तो 10 सिख गुरुओं का क्रम, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव, जो सिख संप्रदाय के संस्थापक भी हुआ करते थे, सबसे पहले इनका नंबर आएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें गुरु अंगद देव का नंबर आता है। गुरु अंगद देव ये दूसरे सिख गुरु हुआ करते थे। इसके अलावा तीसरे की अगर बात करें तो गुरु अमरदास, ये तीसरे गुरु हुआ करते थे। चौथे की अगर बात करें तो गुरु रामदास, ये चौथे गुरु हुआ करते थे। पांचवें की बात करें तो गुरु अर्जुन देव ये पांचवें गुरु हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम 6 नंबर के गुरु की बात करें तो गुरु हरगोबिंद ये 6 नंबर के गुरु हुआ करते थे। और 7वें नंबर की अगर बात करें तो गुरु हर्राय ये 7वें नंबर के गुरु हुआ करते थे। 8वें नंबर की अगर बात करें तो गुरु हरकिशन ये 8वें नंबर के गुरु हुआ करते थे। और 9वें की अगर बात करें, अगर हम 9 नंबर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर ये 9वें नंबर के गुरु हुआ करते थे। और अगर हम 10वें नंबर की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ये 10वें नंबर के गुरु हुआ करते थे। और गुरु गोविंद सिंह का ही एक सेवक था। इन्हीं के सेवक का नाम गुरु गोविंद सिंह के सेवक का नाम ही बंदा सिंह बहादुर हुआ करता था। तो ये आप लोग बात समझ गए होंगे कि गुरु गोविंद सिंह का ही एक सेवक था जिसने सिख संप्रदाय का अगला नेतृत्व किया था, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। तो चलिए, तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम आपको यहाँ से क्वेश्चन भी बता देते हैं। गुरु नानक देव के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये सिख संप्रदाय के संस्थापक हुआ करते थे। गुरु अंगद देव, आपको पता होगा जब गद्दी स्थापित करने का जो श्रेय है
वो गुरु अंगद देव को ही जाता है। आप लोग देखते होंगे जो भी सिख संप्रदाय में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुरु होता है, वो गद्दी पर बैठता है, उस गद्दी को स्थापित करने का श्रेय गुरु अंगद देव को ही जाता है। इसके अलावा अमरदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये थोड़ा सा माफ़ करिएगा, जो गद्दी स्थापित करने का श्रेय है वो अमरदास को जाता है। गुरु अंगद देव ने ही गुरु नानक देव की जीवनी लिखा है, गुरु नानक देव की जीवनी लिखा है, इसने ही गुरु नानक देव की जीवनी लिखा है। इसके अलावा आपको पता होगा गुरु नानक देव ने ही लंगर व्यवस्था का प्रचलन करवाया था, जो आज भी है लंगर व्यवस्था। लेकिन इस लंगर व्यवस्था को नियमित या अस्थायी करने वाला ही गुरु अंगद देव हुआ करता था। तो एक बार हम दोबारा से बताते हैं आपको। आपसे कहा जाए लंगर व्यवस्था किसने शुरू किया? गुरु नानक देव ने। लंगर व्यवस्था को अगर बोला जाए आपसे कि लंगर व्यवस्था को नियमित किसने किया, तो लंगर व्यवस्था को या जो भंडारा आप लोग कह सकते हैं उसको नियमित करने वाला गुरु अंगद देव था। गद्दी को किसने जो है बनाया या इसका प्रचलन किसने किया? गुरु अमरदास ने किया। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो गुरु नानक थे, गुरु नानक देव जो थे, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन हुआ करते थे। और जो अंगद देव थे ये हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किसके समकालीन थे, तो गुरु अंगद देव ये हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे, और गुरु अमरदास ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। गुरु रामदास भी अकबर के समकालीन ही हुआ करते थे। अगर अर्जुन देव की बात करें तो अर्जुन देव ये अकबर के साथ साथ जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। जो अर्जुन देव थे ये अकबर के साथ साथ जहांगीर के समकालीन भी हुआ करते थे। अगर हम रामदास की बात करें तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दिया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दिया था, और इस 500 बीघा ज़मीन पर इन्होंने एक नगर की स्थापना किया था जिस नगर का नाम था रामदास नगर। और यही रामदास नगर आगे चल के आपको पता होगा कि अमृतसर के नाम से फेमस हुआ। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 500 बीघा ज़मीन अकबर के द्वारा इनको दिया गया था। अगर हम अर्जुन देव की बात करें तो अगर आपसे अर्जुन देव की बात करेगा तो आपसे बोलेगा आदि ग्रंथ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वो अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। और इस गुरु ग्रंथ साहब में शुरुआती 5 गुरुओं के बारे में, 18 संतों के बारे में, रैदास के बारे में, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था। इसके अलावा अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया था। अर्जुन देव की जो हत्या है वो जहांगीर के द्वारा किया गया था, क्योंकि जो जहांगीर का पुत्र था इसको आश्रय दिया था अर्जुन देव के द्वारा, इसीलिए इसने हत्या किया था। आगे अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, तो ये सब भी है। जब हम आपको बताएंगे डिटेल में तब आपको हम अच्छे से बताएंगे। अभी समय है हमारे पास कम, इसीलिए हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर। चलिए, आपका चल रहा था मुअज्जम के बारे में ही हम आपको आगे बताएंगे। की याददाश्त की कमज़ोर थी, साहिब बेखबर, और 1689 से 1707 तक साहू जी कैद में था और साहू जी को रिहा मुअज्जम के द्वारा किया गया। बंदा सिंह बहादुर के साथ अभियान करते हुए इसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा
अगर हम मुअज्जम की बात करें, अगर हम मुअज्जम की बात करें यानी अगर शाह आलम प्रथम या शाह बेखबर की बात करें तो इसके 4 पुत्र हुआ करते थे, यानी मुअज्जम के 4 पुत्र हुआ करते थे। अगर हम 4 पुत्रों की बात करें, अगर हम 4 पुत्रों की बात करें तो सबसे पहले अजीम उस्सान, अजीम उस्सान, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान, इसके अलावा जहान शाह, जहान शाह, और इसका एक और पुत्र हुआ करता था जहांदार शाह, जहांदार शाह। तो इसके 4 पुत्र हुआ करते थे, जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह। अभी इसके वंशज भी आपको पढ़ना है। अजीम उस्सान का ही एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था फर्रुखसियर। अजीम उस्सान का एक पुत्र हुआ करता था जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो हुआ करता था फर्रुखसियर, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। रफ़ी उस्सान की अगर हम बात करें तो रफ़ी उस्सान का ही 2 बेटा हुआ करता था जिनका नाम था रफ़ी उद दरजात और दूसरे बेटे का नाम था रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दौला। तो इसका 2 पुत्र के बारे में आपको पढ़ना है, ये सब अभी आगे चल के शासक बनेंगे। और जहान शाह का एक रंगीला पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जहांदार शाह के बारे में पढ़ना है आपको, क्योंकि मुअज्जम के बाद जो अगला नंबर आएगा वो आपका आएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद आप देखेंगे जो जहांदार शाह था इसने अपने भाइयों की हत्या करवा दिया था, यानी जहांदार शाह ने अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह इन तीनों की हत्या करवाने के बाद ये गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर जब बैठा था और गद्दी पर बैठने में मदद किसने किया था, यही सब आपको पढ़ना है। तो चलिए आप दूसरी हेडिंग डालेंगे, आप दूसरी हेडिंग डालेंगे जहांदार शाह। बच्चों जो मुअज्जम था, ये जो मुअज्जम था ये 1707 से लेकर, जो मुअज्जम था ये 1707 से लेकर 1712 तक ये गद्दी पर यानी 5 साल ये गद्दी पर बैठा था। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आपको पढ़ना है जहांदार शाह। जहांदार शाह ये 1712 से लेकर 1713 तक यानी सिर्फ 1 साल के आसपास ही शासन कर पाया। उसके बाद ये गद्दी से उतार दिया गया। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर हम जहांदार शाह की बात करें, जहांदार शाह की बात करें तो इसने राजस्थान के राजा, राजस्थान के राजा या राजस्थान के आमेर, राजस्थान के आमेर के राजा, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है, राजा जयसिंह को, राजा जयसिंह को, इसने जयसिंह को सवाई मिर्ज़ा की उपाधि दिया था। इसीलिए आप लोग जब पढ़ते होंगे तो सवाई राजा जयसिंह इनका नाम आता है, और सवाई मिर्ज़ा की जो उपाधि है वो दिया गया था जहांदार शाह के माध्यम से। जहांदार शाह ने दिया था सवाई मिर्ज़ा की उपाधि जयसिंह को। इसके अलावा राजस्थान के मारवाड़, राजस्थान के मारवाड़ के शासक, मारवाड़ राजस्थान के मारवाड़ के शासक जिसका नाम था अजीत सिंह, अजीत सिंह, इसने जहांदार शाह ने ही अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया था। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया था। इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जहांदार शाह एक वैश्या, एक दिल्ली की एक वैश्या हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कुंवर। दिल्ली की एक वैश्या हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कुंवर।
तो ये लाल कुंवर से प्रेम किया करता था, और लाल कुंवर से प्रेम करने के बाद ये दिल्ली के लाल किले में लेकर आया और उससे शादी कर लिया। शादी करने के बाद, लाल कुंवर से शादी करने के बाद उनके रिश्तेदारों को अनेक पद दिए, उनके रिश्तेदारों को अनेक पद दिए। तो बच्चों 3 काम इसने किया। राजस्थान के अमेर के शासक जय सिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, और लाल कुंवर जो एक दिल्ली की वेश्या हुआ करती थी उससे शादी करने के बाद उनके रिश्तेदारों को अनेक पद दिए। चलिए, अनेक पद देने की जो एक घटना थी, इससे इनके जहांदार शाह के 2 मंत्री हुआ करते थे, उनको सबसे ज़्यादा दुख हुआ। 2 मंत्री का नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। और इतिहास में इन दोनों भाइयों को ही, ये दोनों आपस में भाई हुआ करते थे, और जहांदार शाह के शासनकाल में दोनों मंत्री भी हुआ करते थे, और इन्हीं दोनों को ही इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। तो जहांदार शाह के माध्यम से इनके रिश्तेदारों को अनेक पद देने की जो घटना थी, इससे सैयद बंधु बहुत दुखी हुए। इसलिए दुखी हुए क्योंकि इनको लगने लगा कि जो मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो समय से पहले ही हो जाएगा। इसीलिए सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह की हत्या करवा दिया। और जहांदार शाह की जो हत्या है, अगर आगे हम बात करें तो फर्रुख सियर ये आपको हमने बताया है, अजीम उस शान का बेटा हुआ करता था फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर की मदद से सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह की हत्या करवा दिया। तो ये इतना पॉइंट है। और आप लोग याद रखिएगा, जहांदार शाह का ही एक दूसरा नाम भी हुआ करता था। एक दूसरा नाम इसका हुआ करता था, इसी को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, ये आपका जहांदार शाह के बारे में इतना ही आपको पढ़ना था। उसके बाद अब आगे आपको पढ़ना है फर्रुख सियर के बारे में। चलिए, अब फर्रुख सियर हेडिंग डालेंगे आप लोग। तीसरे अगर शासक की बात करें तो तीसरा शासक हुआ करता था फर्रुख सियर। 1713 से लेकर 1719 तक इसका शासनकाल रहा। अब इसी के बारे में आपको पढ़ना है। टाइम कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, फर्रुख सियर, लेकिन टाइम यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और उसी में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे फर्रुख सियर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।